दोस्तों ये कहानी है साल 2135 की, यानी फ्यूचर की, जब पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए और इसीलिए इंसानों का पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो गया। तब इंसानी जीवन के लिए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जगह खोज निकाली। उन्होंने वहां 80 शेल्टर्स बनाए, लेकिन इनमें से 3 शेल्टर्स ने अपने आप को एड्रियन गणराज्य घोषित कर लिया, जिसके बाद वे पृथ्वी और दूसरे शेल्टर्स पर हमला करने लग गए। ऐसे में पृथ्वी पर बचे हुए इंसान उन रोबोट से लड़ने के लिए फाइटर रोबोट यानी एलाइड फोर्स बनाते हैं। लेकिन क्या उनके रोबोट एड्रियन का सामना कर पाएंगे या नहीं, ये देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे रोबोट्स और उन्हीं के बीच एक लड़की यानी कैप्टन यून जंगी को बेहोश पड़े हुए दिखाया जाता है। सीन देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई खतरनाक लड़ाई हुई है। अब जंगी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने कुछ रोबोट्स देखती है। जंगी उनका सामना करती है, एक एक कर उन्हें मारना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक डॉग रोबोट उसके सामने आ जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। दोनों में कुछ देर तक लड़ाई होती है। जंगी उस पर गोलियां चलाती है जिससे उस रोबोट में आग लग जाती है, लेकिन वह रोबोट काफी एडवांस होता है, इसलिए अपने ऊपर लगी आग को बड़ी आसानी से बुझा देता है और जंगी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जंगी उससे बचने के लिए ऊपर छिप जाती है, लेकिन वो रोबोट उसे देख लेता है और उस पर गोली चलाता है। गोली सीधा गैस टैंक पर लगती है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वो रोबोट लोहे की रोड्स के नीचे दब जाता है। मौका पाकर जंगी उस पर गोली चलाने लगती है कि तभी उसके सामने एक डोल आ जाती है जिससे जंगी का ध्यान भटक जाता है और अब वो रोबोट जंगी पर गोली चला देता है। गोली जंगी की अंगुलियों पर लगती है जिससे उसकी अंगुलियां टूट जाती है और जब जंगी अपनी उंगलियां देखती है तो वो रुक जाती है और हमें पता चलता है कि जंगी एक रोबोट है जिसे यहाँ लैब में वॉर सीन क्रिएट कर टेस्ट किया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं। वो कहते हैं कि जंगी हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है, पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है। तभी यहाँ उनकी टीम लीडर जिसका नाम यून सियोहून होता है वो यहाँ पर आती है। वो उनसे कहती है कि आज का काम यहीं पर रोक देते हैं, कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। यह सुनकर वो लोग जंगी को एक्टिवेट करते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसके सारे हिस्से सेपरेट कर दिए जाते हैं सिवाय उसके ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर। वहीं अब हम लैब के डायरेक्टर जिसका नाम किम संगून होता है उसे अगली मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हुए देखते हैं। जब आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग शुरू होती है तो वह अपने प्रेजेंटेशन में बताता है कि साल 2135 में पृथ्वी पर बढ़ते समंदर स्तर और रिसोर्सेज की कमी से मानवता को जिंदा रहने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े। इंसानियत को अंतरिक्ष में ठिकाने बनाने का सुगम रास्ता मिल गया। लेकिन कुछ अरसे बाद शेल्टर्स नंबर 8, 12 और 13 ने खुद को एड्रियन गणराज्य घोषित कर एक ग्रह युद्ध छेड़ दिया। अब इंसानों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने की इजाजत नहीं है। उनके पास रोबोट्स हैं जो इंसानों से जंग करते हैं। प्रेजेंटेशन में डायरेक्टर जंगी के बारे में भी बताता है जो कई साल पहले वहीं पर कैप्टन की पोस्ट पर थी और इंसानों के लिए एड्रियन गणराज्य के खिलाफ जंग लड़ा करती थी। वह लड़ाई में इतनी माहिर थी कि उसने कई लड़ाइयां जीती और जब वह आखिरी लड़ाई जीतने वाली थी तभी वह कोमा में चली गई, जिसके बाद से क्रोनोइड ने उसके पूरे दिमाग के डेटा को अपने पास रखा और उसी डेटा की मदद से अब उसके क्लोन रोबोट्स बनाए जाते हैं। अब आगे की प्रेजेंटेशन को यून सियोहून यानी कंपनी की टीम लीडर जारी रखती है। वो बताती है कि हम सिमुलेशन की मदद से जंगी के ब्रेन डेटा से लड़ाई से जुड़ा हिस्सा अलग करेंगे और उससे सबसे आधुनिक लड़ाकू एआई तैयार करेंगे। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद लीडर एक रोबोट का इंटरव्यू लेने चली जाती है जो हूबहू जंगी की तरह थी। जब उस रोबोट को एक्टिवेट किया जाता है तो वो अपनी आधी बॉडी देखकर शॉक हो जाती है और पैनिक होने लगती है। लीडर उसे डीएक्टिवेट कर देती है और अपने साथ काम करने वाले आदमी से कहती है कि उसे डिस्ट्रॉय कर दे। वह आदमी रोबोट से जंगी का ब्रेन निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद लीडर के साथ चला जाता है। चलते हुए लीडर उसे बताती है कि असल में जंगी मेरी माँ है और वो मेरी वजह से बार बार जंग में जाया करती थी क्योंकि बचपन में मुझे लंग कैंसर था। मेरे इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। मुझे बचाने का क्रोनोइड लैब में इकलौता तरीका यही था कि माँ जंग में शामिल होती रहे। मेरे इलाज की वजह से वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। यह कहकर लीडर वहाँ से अपने एथिक टेस्ट के लिए निकल जाती है। ट्रेन में सफर के दौरान जब वह एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को देखती है तो उसे अपने पास्ट की याद आ जाती है। अब हम उसके बचपन का वो सीन देखते हैं जब उसका ऑपरेशन होने वाला था और उसकी माँ जंगी एक मिशन पर जाने वाली थी। जंगी उससे कहती है कि मैं जंग से लौटते ही तुमसे मिलूंगी, अपना ख्याल रखना। वह उसे गुड बाय कहती है। ठीक तभी लीडर प्रेजेंट में लौट आती है। अगले ही पल लीडर को एक रूम में दिखाया जाता है जहां उसका एथिक टेस्ट हो रहा होता है। टेस्ट के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि बचपन में जो तुम्हारे कैंसर का इलाज किया गया था वो ठीक नहीं हुआ है, बल्कि सर्जरी के बाद अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है, ऐसे में सर्जरी किया जाना मुमकिन नहीं है। लीडर डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। डॉक्टर कहता है मैक्सिमम 3 महीने और सलाह देते हुए उसे 3 ऑप्शन देता है। पहला टाइप ए, जिसमें वह अपना ब्रेन डेटा किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफर करवा ले क्योंकि इसमें कानूनन बराबर मानवीय अधिकार मिलेंगे। दूसरा टाइप बी, जिसमें कुछ खास मानवीय अधिकार जैसे शादी करने आने जाने की आजादी या बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं मिलता। इसमें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें ब्रेन डेटा सरकारी एजेंसीज को देना होगा। और तीसरा टाइप सी, जिसमें ब्रेन डेटा खरीदने वाली कंपनी को पूरा ब्रेन डेटा देना होगा और इसमें तुम्हें इंसान नहीं समझा जाएगा।
वह उसे बताता है कि टाइप सी का इस्तेमाल करने वाले को कोई पैसे देने नहीं पड़ते, बल्कि इस प्लान में पैसे मिलते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी माँ जंगी ने क्रोनॉइड के साथ टाइप सी का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया था। इसके बाद लीडर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर भी खुद एक रोबोट है। लौटते समय लीडर एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ वो उस पल को याद करती है जब वह एक छोटी बच्ची थी और तब जंगी की माँ के पास क्रोनॉइड कंपनी के कुछ लोग आए थे जिनके पास जंगी के दिमाग का पूरा डेटा था। तब उन्होंने जंगी के ब्रेन का क्लोन बनाने के लिए परिवार को राजी किया था और वादा किया था कि वे जंगी के इलाज से लेकर उनकी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्च संभाल लेंगे। जैसे ही जंगी की माँ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है, लीडर फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर उसके सामने उसकी नानी यानी जंगी की माँ होती है। अगले दिन हम फिर से देखते हैं कि जंगी के ब्रेन पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डायरेक्टर इस बार कुछ अलग करने की सोचता है। वह कंपनी में काम करने वाले आदमियों को जंगी की टांग पर गोली मारने के लिए कहता है। जंगी की टांग पर गोली मारी जाती है और उसे एक्टिवेट किया जाता है। जंगी के सामने रोबोट आते हैं और उनमें फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान इस बार जंगी के ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। डायरेक्टर यह देखकर खुश होता है, लेकिन तभी जंगी की कनपट्टी पर गोली लग जाती है और वह डेड हो जाती है। डायरेक्टर जंगी के ब्रेन के उस हिस्से को येलो मार्क करवाता है और यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि कल हेड ऑफिस में मीटिंग है। अगले दिन जंगी की बेटी और डायरेक्टर मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, पर तभी वहाँ एक फीमेल ऑफिसर आती है और बताती है कि प्रेसिडेंट आज यहाँ नहीं आने वाले। वो अपने आप को क्रोनॉइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट की नई डायरेक्टर बताती है और कहती है कि प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन देखूं और उन्हें इसकी जानकारी दे दूं। गुस्से से तिलमिलाया डायरेक्टर लीडर के साथ वापस लैब में लौट आता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर आ गए हैं। डायरेक्टर और टीम लीडर प्रेसिडेंट के रूम में पहुंच जाते हैं, पर तभी डायरेक्टर पॉज हो जाता है और हमें पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक रोबोट है। यहाँ लीडर प्रेसिडेंट से एआई रोबोट ब्रेन डेटा के बारे में डिस्कस करती है, पर प्रेसिडेंट उसे बताता है कि संयुक्त शक्ति और एड्रियन गणराज्य ने समझौता कर लिया है। जल्द ही एड्रियन वॉर खत्म होने वाली है, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को भी बंद करना होगा। अब हमें ऐसे रोबोट्स बनाने चाहिए जो घरेलू कामों में इंसानों की मदद कर सके। इसके साथ ही वह आगे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ब्रेन डेटा टेक्नोलॉजी के लिए पागल था। क्या मैं भी हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा, यही सोचता था। तब मैंने अपने ब्रेन डेटा की नकल करके एक वर्जन बनाया, संघ्यून। यह मेरा बनाया पहला रोबोट था। यह कहते हुए प्रेसिडेंट उसे एक्टिवेट कर देता है और लीडर वहां से चली जाती है। अगले दिन एक बार फिर डायरेक्टर जंगी के दिमाग को एक रोबोट में डालता है और लैब में उसके चारों ओर मिशन वाला माहौल क्रिएट किया जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह उसी जगह रुक जाती है जहाँ पर वह हमेशा मिशन में हार जाती है। यह देखकर डायरेक्टर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। वो रोबोट नंबर 22 को इंटरव्यू रूम में लाने के लिए कहता है। जैसे ही उस रोबोट में जंगी का ब्रेन डालकर एक्टिवेट किया जाता है, डायरेक्टर ऑर्डर देता है कि रोबोट का एक हाथ काट दिया जाए। दरअसल वह देखना चाहता था कि जंगी के ब्रेन का वो येलो वाला हिस्सा जो पहले एक्टिवेट हुआ था, वह हाथ कटने पर भी एक्टिवेट होता है या नहीं। रोबोट का हाथ काट दिया जाता है, लेकिन उसका येलो पार्ट अब भी एक्टिवेट नहीं होता। तब डायरेक्टर खुद अंदर जाता है और रोबोट के पैर पर एक के बाद एक कई गोलियां मारता है, पर अब वो डीएक्टिवेट हो चुकी होती है। डायरेक्टर एम्प्लॉय से कहता है कि इसे फिर से एक्टिवेट करो, पर उससे वो एक्टिवेट नहीं होता। तब लीडर यानी जंगी की बेटी कहती है कि इसके पूरे कंट्रोल उसके पास है। यह सुनकर डायरेक्टर लीडर के पास चला जाता है और उस पर गन तानते हुए रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर लीडर मना कर देती है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आती है। पहले तो वह यह नजारा देखकर चौंक जाती है, फिर डायरेक्टर से कहती है कि आपको प्रेसिडेंट ने बुलाया है। डायरेक्टर को वहाँ से जाना पड़ता है। जंगी की बेटी अपनी साथियों से कहती है कि अब लड़ाकू एआई प्रोजेक्ट बंद करना होगा। वह जंगी से जुड़ा सारा डेटा उसे भेजने के लिए कहकर उस लैब में जाकर बैठ जाती है जहाँ अक्सर जंगी से फाइट करवाई जाती थी। कुछ देर जंगी की वीडियोस देखने के बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसे पास ही एक रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। लीडर रूम की घंटी बजाती है तो उसका साथी आकर दरवाजा खोलता है। वो उससे जंगी के ब्रेन डेटा के बारे में पूछती है। उसका साथी हड़बड़ा जाता है। लीडर उसे धक्का मारकर अंदर जाती है तो वहाँ उसकी माँ का क्लोन रोबोट देखकर चौंक जाती है, जो कि असहज स्थिति में होता है। वह गुस्से में आकर उस आदमी का गला पकड़ लेती है। वह कहता है कि मैं तो नए जंगी प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहा था जिसे हेड ऑफिस ने बनाया है, और बताता है कि कंपनी खुद चाहती है कि इसे लोगों के पर्सनल मजे के लिए बनाया जाए जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। यह सुनकर लीडर उसका गला और जोर से दबाती है। तब वह लीडर को टाइप सी के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि इस प्रोडक्ट को तो किसी भी तरह से बेचा जा सकता है। यह सुनने के बाद लीडर उसे छोड़ देती है और उस जगह आ जाती है जहाँ पर जंगी का नया रोबोट होता है। लीडर उस रोबोट को एक्टिवेट करके उससे कुछ देर बातें करती है और जब वह रोबोट को डीएक्टिवेट करने लगती है तो देखती है कि उसके दिमाग का वो येलो पार्ट एक बार फिर से एक्टिवेट होने लगा है। और तब वह रोबोट यानी जंगी लीडर से कहती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, क्या वो ठीक से हो गया? यह सुनकर लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो
कहती है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब जंगी अच्छा महसूस करती है और लीडर को बताती है कि ऑपरेशन के वक्त मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी डॉल दी थी जो मुझसे खो गई, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद लीडर और ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वह उसे नहीं बता पाती कि वही उसकी बेटी है। वह उसे पोज कर देती है। अगले दिन जंगी का लास्ट ट्रायल होना था। जब उसे ले जाया जा रहा होता है तो लीडर पहले ही लैब के बाहर खड़ी होती है। वर्कर जंगी को टीम लीडर के पास छोड़कर चले जाते हैं। तब वह जंगी के रोबोट से केबल अटैच करती है और उसके दिमाग से येलो वाले पोर्शन को कम कर देती है जो कि उसकी पास्ट की यादों से जुड़ा था, जिसमें उसकी बेटी की यादें हैं। कुछ देर बाद फिर से वॉर सीन क्रिएट कर मिशन शुरू किया जाता है, लेकिन हर बार की तरह जंगी इस बार भी उसी जगह पर रुक जाती है जहाँ पर उसके हाथ पर गोलियां लगती है। डायरेक्टर यह देखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जंगी के बारे में सोच रहा होता है। उसे शक होता है। वो तुरंत कंप्यूटर रूम में लौट आता है और जंगी के मिशन का लास्ट सीन जूम करवाता है तो वो देखता है कि इस बार जंगी के गोली लगी ही नहीं। डायरेक्टर समझ जाता है कि इसमें जंगी या उसकी बेटी की कोई चाल है। सेफ्टी अलार्म बजा दिए जाते हैं। जंगी सिक्योरिटी पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है और एक हॉल में पहुंच जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके जैसे रोबोट्स यानी उसके क्लोन की पूरी एक फौज खड़ी है। पर इस वक्त ये रोबोट्स डीएक्टिवेट थे, लेकिन यहाँ पर दूसरे रोबोट्स आ जाते हैं। वो जंगी पर हमला करते हैं। जंगी भी उनका सामना करती है। वह कुछ रोबोट्स को मार गिराती है, लेकिन उनसे लड़ते हुए उसका एक हाथ टूट जाता है, जिसके बाद जंगी का उनसे सामना करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक रोबोट उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लीडर पीछे से आकर उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है। यहाँ और भी सिक्योरिटी आने वाली होती है, इसलिए लीडर जंगी का ब्रेन डेटा दूसरे रोबोट में डालकर उसे अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाती है। डायरेक्टर यह सब कैमरे में देख लेता है। लीडर उस रोबोट को एक ट्रेन में लेकर जाने लगती है, पर डायरेक्टर पहले से वहाँ पर होता है। वह लीडर को गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। यह देखकर उस रोबोट यानी जंगी को गुस्सा आ जाता है और वह डायरेक्टर पर हमला कर देती है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। डायरेक्टर की आंख जख्मी हो जाती है। अपनी आंख देखने के बाद उसे पता चलता है कि वह भी इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट ही है, यानी कि वो भी शक्तिशाली है, इसलिए जंगी के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर दूसरे रोबोट्स भी आ जाते हैं। जंगी अकेले उन सबका सामना करती है। उनमें लड़ाई के बीच ट्रेन के दो हिस्से हो जाते हैं। जंगी और डायरेक्टर ट्रेन से नीचे गिरने वाले होते हैं। लीडर जंगी को खींचकर ऊपर ले आती है, वहीं डायरेक्टर नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लीडर जंगी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी सिक्योरिटी आने वाली है। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो, तुम आजाद हो। यह कहते हुए जंगी की बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगी यह देखकर हैरान होती है। वो लीडर से गले मिलती है तो उसे अपने बेटी महसूस होती है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अंत में हम उसे पहाड़ों के बीच एक चट्टान पर खड़े देखते हैं, यानी वह अब हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।